दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी और ठेकेदारों के बीच हुआ विवाद, ठेकेदारों ने आत्महत्या करने की दी चेतावनी, आबकारी अधिकारी ने ठेकेदारों को दी धमकी। आयुष नर्सेस ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य, केंद्र के अनुरूप पदनाम परिवर्तित करने में आयुष नर्सेस के साथ हुए सौतेले व्यवहार का आरोप। किसान अगले 2 दिन तक अपनी फसल लेकर मंडियों में न आए, कलेक्टर ने अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते के प्रभाव से जिले में की आगामी 2 दिनों में हो सकती है बारिश। पुलिस ने 95 किलो डोडा पोस्ट सहित पकड़े 3 आरोपी, एक कार बरामद। खबरें विस्तार से। शराब ठेकेदारों को सरकार की नीति मंजूर नहीं होने के विरोध में सोमवार को गोदाम के आगे धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की खबर पाकर आबकारी अधिकारी ने ठेकेदारों को डी ऑफिस बुलाया, जहां बनती बात बिगड़ी और आक्रोशित ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर ठेकेदारों ने आत्महत्या करने की चेतावनी तक दे डाली। वहीं आबकारी अधिकारी ने ठेकेदारों को भी धमकी दी। इससे ठेकेदारों का रोष और बढ़ गया और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आप खुद देखिए आबकारी अधिकारी और ठेकेदारों के बीच विवाद। कौन कह रहा मेरे दुकान दो कौन सा नाम और बोलो धमकी देने जाकर बुलाया कि नहीं? ये कोई तात्पर्य थोड़ा आपका विज्ञापन दे दिया ना, आपने जो धमकी दी है आगे भी सुसाइड करेंगे, उसके बाद में आपको मैं सुसाइड में करूंगा जाके। सबसे पहले मुझे धमकी दी है डीओ ने, इसके मतलब तो सुसाइड करके पुराना चला के दिखाई हम सेंटर कर सकते हैं। हमारी ठीक है ना, व्यक्तिगत है ना, ये तो तात्पर्य थोड़ा। दरअसल गोदाम के सामने ठेकेदारों का धरना चल रहा था। ऐसे में वार्ता के लिए आबकारी अधिकारी ने ऑफिस में बुलाया था, जहां नई गाइडलाइन के मुताबिक शराब ठेकों के संचालन करने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई और आबकारी अधिकारी और ठेकेदार आमने सामने हो गए। ठेकेदार दिलीप कुमार ने बताया कि आबकारी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकानों का समय सुबह 6 से 11 बजे तक निर्धारित किया है, जबकि इस समय में शराब की बिक्री नहीं हो पाती। ठेकेदारों ने संपूर्ण दुकानें बंद करने की मांग की, साथ ही गारंटी दी जाने की मांग भी रखी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुकानें सरेंडर करने की चेतावनी दी गई। सोमवार को हुए विवाद के बाद शराब ठेकेदारों ने अपनी दुकानें 25 मई तक पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं जंक्शन गोदाम के आगे धरना जारी था। तहसील मुख्यालयों पर भी शराब ठेकेदार धरने पर बैठे थे। हेलो सरकार, हेलो सरकार, राजस्थान सरकार, आबकारी नीति, आबकारी नीति, हेलो सरकार, आबकारी नीति, आबकारी नीति, हेलो सरकार, सरकार, हेलो सरकार, हेलो सरकार, आबकारी नीति। हम सभी हनुमानगढ़ जिले के ठेकेदार ने 17 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक अपनी शराब की समस्त दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है और इस दौरान सुबह 6 से 11 बजे तक सभी गोदामों के आगे धरना लगाकर बैठने का निर्णय लिया है। हमें पिछले कोरोना काल से हम प्रत्येक दिन जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से राजस्थान सरकार को, संभागीय आयुक्त को, जिला आबकारी अधिकारियों को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी दुकानें या तो संपूर्ण बंद कर दी जाएं या हमें 6 से 11 तक जो 5 घंटे दुकानें खोलते हैं उसी की गारंटी दी जाए। सप्ताह में हम 5 दिन दुकानें खोल रहे हैं, 5 घंटे, और हमें 10 घंटे की गारंटी और पूरे 7 दिन की हमसे गारंटी ली जा रही है। आज प्रत्येक ठेकेदार लाखों रुपए के अंदर कर्जदार होता जा रहा है और उसकी स्थिति गंभीर हो रही है। दूसरी तरफ कोरोना के काल के अंदर बहुत से ठेकेदारों के सेल्समैन कोरोना पॉजिटिव हो गए, बहुत से ठेकेदार मालिक जो दुकानें होते हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हम सभी ठेकेदारों ने निर्णय किया है कि अपनी अपनी दुकानें आज हम जो है आबकारी आयुक्त के माध्यम से सरेंडर करेंगे। हम नहीं चाहते अपनी दुकान को अब चलाना, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी दुकानों को सरेंडर करके हमें लिखित में दे दिया जाए कि आपकी दुकान सरेंडर कर ली गई है। नहीं तो सरकार ये करती है कि कागज लेकर रख लेती है, इधर हम दुकान भी बंद कर देते हैं और उससे हमें गारंटी भी लगा देती है। हम डीओ के मार्फत से निवेदन करेंगे कि हमारी दुकान सरेंडर करके हमें लिखित में दे दिया जाए कि आपकी दुकानें आज से बंद है। समय है सुबह 6 से 11 बजे तक का और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम ये शराब आबकारी नीति का विरोध करते हैं जो सुबह 6 से
11 बजे तक का टाइम है और इसलिए आज हम सभी ठेकेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ धरना लगा रखा है सब। हमारे जो सर्कल इंस्पेक्टर है उन्होंने हमें डीओ ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया गया। पहले तो हम आ ही नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो निगम कहाँ से करेंगे। फिर भी हमने जिला आबकारी अधिकारी का महत्व समझते हुए, एक जिले के मालिक मतलब आबकारी विभाग में अधिकारी है उसके महत्व को समझते हुए जब हम डीओ ऑफिस में पधारे, डीओ साहब के चैम्बर में थे, पत्रकार बंधु भी वहीं थे, हमने इनको ज्ञापन दे दिया और दुकानें सरेंडर करने का भी लिख के दिया था। उन्होंने ज्ञापन लेने के बाद, दुकानें सिलेंडर लेने के बाद पत्रकार बंधुओं को अपने चैम्बर से बाहर जाने को कहा और हमें तुरंत प्रभाव से धमकी दी भी मैं हनुमानगढ़ में तलब लगा दूंगा, पता नहीं चलने दूंगा, दुकानें कैसे चलती है सबको सिखा दूंगा और ये जो तुम जो इधर उधर के काम कर रहे हो ना, हम क्या काम कर रहे हैं इधर उधर के, दुकानें हम खोल रहे हैं, शराब भी बेच रहे हैं ना, कोई इन्होंने कहा है शराब बेचो, हम शराब ही बेच रहे थे, उसके बावजूद हमें धमकी दे रहा है भी मैं दुकानें चलानी सिखा दूंगा सबको। और सब इस बात का विरोध करता हूं और पूरन जिले के ठेकेदार 2 घंटे के अंदर पूरन जिला लॉकडाउन कंडीशन में जाएगा शराब के मामले में और पूरन दुकानें बंद रखे, हम इसका डीओ साहब का विरोध करेंगे। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड वैक्सीनेशन अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार इस वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद ही कोरोना से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी बन पाती है। जिला पर्यटन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसको लेकर प्रथम डोज लगा चुके लाभार्थी अपनी दूसरी खुराक के लिए चिंतित और परेशान हो रहे थे क्योंकि वे 28 दिन बाद किन्हीं कारणों से अपनी दूसरी खुराक नहीं लगा पाए। उनके लिए राहत की खबर है कि अब कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम खुराक से 12 से 16 सप्ताह के अंदर कभी भी लगवा सकते हैं। आज जो वैक्सीन है वो दोनों तरह की वैक्सीन आई है। 4000 डोज तो 45 प्लस जो GOI से जो 45 प्लस का जो टीकाकरण हुआ है उसके लिए आई है। ये वैक्सीन 45 प्लस एज वालों के लिए प्लस फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर जो 45 से बिलो उनके लगाई जाएगी। और जो 3900 जो वैक्सीन आई है वो 18 to 44 ईयर्स वालों के लिए आई है। और इसके लिए क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको शेड्यूल में अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तब उसको वो जो 9 बजे खुलता है तो उसके अनुसार इसका टीकाकरण किया जाएगा। और जो दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो पहले 42 एज से 56 डेज का तक का था, उसको अब बढ़ाकर जो मिनिमम गैप है वो 84 डेज का कर दिया कोविशील्ड वैक्सीन के लिए। तो कल से टीकाकरण किया जाए। इसकी मेन बात ये है कि जो लोगों में कई बार अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जो यहाँ के नज़दीक के लोग हो रह जाते हैं, दूर के लोगों का उसमें अंदर रजिस्ट्रेशन होके उसके बाद में अपॉइंटमेंट हो जाता है। कल जो है 18 से 44 वर्ष के जो जिले को कुल 4000 डोजेज मिली है, उनका वैक्सीनेशन करवाया जाना है। तो मेरा सभी से एक निवेदन है कि जैसा विभाग ने पहले भी आप सबको बार बार IC पे हर माध्यम से आपको सूचित किया है कि रात को 9 बजे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए जिले में जहां भी सेशन आयोजित होंगे उनका स्लॉट ओपन किए जाएंगे। और इसके बारे में काफी लोगों को भ्रांति है, तो मैं एकदम साफ और क्लियर करना चाहूंगा लोगों को कि जो भी लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं वो जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करते हैं उस मोबाइल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के थ्रू ही स्लॉट अलॉट होते हैं। तो इसमें विभाग कुछ भी नहीं कर सकता, विभाग केवल सेशन बनाता है या साइट डिसाइड करता है। साइट पे अपॉइंटमेंट वगैरह सब लाभार्थी अपने मोबाइल पे OTP के जरिए ही अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कोविड प्रभारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने भादरा और नौहर ब्लॉक में कोविड वार्ड की व्यवस्थाएं देखी। डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने बताया कि उन्होंने आज सोमवार को भादरा और नौहर में कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया और खंड स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोविड प्रभारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने भादरा स्थित कोविड कंसल्टेंट केयर सेंटर का निरीक्षण किया। भादरा 4C में 29 बेड का इंतजाम किया गया है, जहां पर 23 कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। उन्होंने वहां मरीजों से बात की और शीघ्र स्वास्थ्य होने का भरोसा भी दिलाया। इसके उपरांत उन्होंने भादरा स्थित कोविड केयर सेंटर की भी व्यवस्थाएं देखी। यहाँ पर 2 कोविड पॉजिटिव मरीज उपचाराधीन थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर 85 वर्ष से कम आयु का कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है तो उसका इलाज फोर्सी पर किया जाए, उसे सीसीसी भर्ती न किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन का सही प्रकार से उपयोग किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जाकर वहां व्यवस्थाएं देखी। वहां पर 50 बेडेड सहित व्यवस्थाएं की गई थी और वहां 22 मरीज भी उपचाराधीन थे। उन्होंने समस्त चिकित्सा संस्थानों पर ऑक्सीजन संबंधी व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद नोहर फोर्सी का भी निरीक्षण किया। वहां भी 44 कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीज के साथ कम से कम पारिवारिक व्यक्ति रहें। उन्होंने ऑक्सीजन को व्यवस्थित तरीके से उपयोग में लेने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने भी संग्रिया फोर्सी का निरीक्षण किया। सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार मेरे द्वारा संग्रिया के जो कोविड केयर सेंटर हैं और कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर उनका निरीक्षण किया गया और जो पॉजिटिव पेशेंट है उनका जो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, जो मेडिकल किट वितरण की जा रही है, उनका भी मेरे द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। तो मेडिकल किट भी फील्ड में पाई गई है। मैंने जो चेक किया है वहाँ मरीजों को मिल रही है। मैंने मरीजों से व्यक्तिगत बात भी करी है और हॉस्पिटल के अंदर भी कोविड केयर सेंटर का मैंने व्यक्तिगत निरीक्षण देखा, उसमें मरीज भर्ती हैं, सारी सुविधाएं बिल्कुल, वहाँ कोई भी संसाधन की या ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी वहाँ लगे हुए हैं, मिले हैं और पूरे स्टाफ की एक बार समीक्षा बैठक भी मेरे द्वारा करी गई है। उसमें डीसीएमओ साहब और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है और जो कोविड केयर सेंटर के प्रभारी हैं उनके साथ बैठ करके समीक्षा करी गई है और वहाँ पे हमारे द्वारा 15 सीएचओ और 8 नर्सिंग स्टूडेंट्स जो मैन पावर के रूप में दिए गए हैं, उनका भी सही रैशनलाइज यूज हो, उनको निर्देश दिए गए हैं। और आने वाले टाइम के अंदर अभी वहाँ पे जो कोविड कंसल्टेशन सेंटर बना हुआ है उसके अलावा एक 18 बेड का और सेंट्रलाइज वार्ड तैयार करने के लिए आज निर्देश दिए गए हैं। वो काम अभी स्टार्ट हो जाएगा आजकल में। तो इससे वहाँ क्या है कि 30-40 बेड का हमारा एक अच्छा कंसल्टेशन सेंटर तैयार हो जाएगा आने वाले टाइम में। और आगे के फ्यूचर में भविष्य के लिए भी पूरी व्यवस्थाओं को आगे देखते हुए कोविड की आगे नेक्स्ट भी फेज को भी ध्यान में रखते हुए डीसीएमओ साहब और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उनको पूरा जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पालना करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने जिले के किसानों को आगामी 2 दिनों में फसल को लेकर मंडी में नहीं आने को लेकर आगाह किया। कलेक्टर ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने और 18 मई को दोपहर कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में दक्षिण पश्चिम राजस्थान में प्रवेश को देखते हुए जिले में भी आगामी 2 दिनों 18 और 19 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने और बारिश की संभावना है। कलेक्टर नतमल डिडेल ने जिले के किसानों को आगामी 2 दिनों में फसल को लेकर मंडी में नहीं आने को लेकर आगाह किया है। यह निर्णय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने से जिले में आगामी 2 दिनों में 18 और 19 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने और बारिश की संभावना जताई गई है। लिहाजा जिले के किसानों को एहतियात के तौर पर आगामी 2 दिन अपनी फसल लेकर मंडियों में आने के लिए आगाह किया गया है। साथ ही कृषि मंडियों में खुले आसमान में रखे हुए अनाज को ढककर और सुरक्षित स्थान पर रखने ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। साथ ही कलेक्टर ने व्यापारियों को मंडियों में खुले में पड़े अनाज को ढककर रखने और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। आगामी मौसम के मद्देनजर किसानों को खुले आसमान या खलिहान में पड़े अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की सलाह दी जाती है। साथ ही खेतों में लगे सोलर सिस्टम इत्यादि को भी तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है, लिहाजा उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण न लें। तेज अंधड़ के समय भी बड़े पेड़ों और कच्चे मकानों के नीचे शरण लेने से बचें। तेज अंधड़ के बिजली के तारों के टूटने, खंभों के गिरने से क्षति होने की संभावना रहती है। अंधड़ के समय वाहन चालक भी विशेष सावधानी रखें। गौरतलब है कि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के प्रभाव से राज्य के कई संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी से 18 और 19 मई को इस तूफान के राज्य में सर्वाधिक प्रभाव पड़ने की जानकारी दी गई है। इसमें जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। वहीं बीकानेर संभाग में भी इसके प्रभाव के चलते हनुमानगढ़ जिले में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलने और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग द्वारा जो
चेतावनी जारी की गई थी, उसमें कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने एक वीसी ली थी और ये निर्देश प्रदान किए थे कि पूरे राजस्थान में भी इस चक्रवात की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, स्पेशली तेज अंधड़, ज़्यादा बारिश की समस्या। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 2 दिन का बफर स्टॉक ऑक्सीजन का हमने क्रिएट कर लिया है। अगर कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका हम उपयोग करेंगे। साथ ही लिक्विड ऑक्सीजन जो कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में आ रही है तो उसका स्टॉक भी है। जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, लिक्विड ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन बनती है, वहाँ पर विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से एक टीम गठित कर दी गई है जो 24/7 उसकी देखरेख कर रही है। फिर भी विपरीत स्थितियों के लिए एक हमने जनरेटर वहाँ पे अल्टरनेट रखवा दिया है जो ऑक्सीजन का लगातार उत्पादन करेगा। साथ साथ ही हमने सीएमएचओ को निर्देशित किया है, हमने एसडीएम साहिबान को भी कहा है कि प्रत्येक सीएससी पीएससी जहाँ पर भी कोविड के पेशेंट एडमिटेड हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी उपयोग कर रहे हैं, उस पर जनरेटर अनिवार्य रूप से हो और स्वयं की उपस्थिति में एक बार उसको चला करके देख लें। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम एक रोड क्लियरिंग टीम अलग से बना रहे हैं जिसमें सिविल डिफेंस के भी पर्सनल होंगे, जो किसी भी स्थिति में अगर रोगियों का परिवहन है या ऑक्सीजन का परिवहन है या अगर किसी आपात स्थिति में कोई रोड ब्लॉक हो जाती है तो जल्द से जल्द उस रोड को भी हम क्लियर कर सकें। ऐसी विद्युत को निर्देशित किया है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उनकी विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो। अगर फिर भी बहुत तेज अंधड़ स्थिति में कुछ पोल गिर जाते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामान हो, टेक्नीशियन हो, लोग हो, ताकि कम से कम समय में उसको हम रिस्टोर कर सकें। साथ ही किसानों से हमने अपील की है कि आज दोपहर बाद से लेके कल और परसों में ये जो अनाज है वो कम से कम संख्या में लेके आएँ। हो सकता है 19 और 20 को बंद भी रखना पड़े। जैसे जैसे मौसम विभाग इसकी साइक्लोन की स्थिति को क्लियर कर रहा है, हम चेतावनी जारी करते रहेंगे। उसी अनुसार मंडियों की जो क्रियाविधि है वो संपन्न होगी। एहतियात के तौर पर दिनांक 19 और 20 मई को किसानों को मंडियों में धान नहीं लाना चाहिए, ताकि अगर अंधड़ आता है, तेज बारिश आती है तो खराब ना हो, विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। कुल मिलाकर के जो मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है, जिले की तैयारियां पूर्ण है। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां माननीय मुख्यमंत्री ने कोई भूखा न सोए के आह्वान पर जिले भर में प्रतिदिन जहां हजारों लोगों को राशन किट उपलब्ध करवाई गई और जिले भर में जरूरतमंदों को भूखा नहीं सोने दिया गया, वहीं कोरोना की दूसरी लहर में भी समाज के भामाशाह समाज सेवी आगे आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार कुछ समाज सेवियों ने गुप्त दान देकर मानवता समूह का गठन कर पुलिस के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन किट बांटना शुरू किया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कोरोना महामारी के चलते कुछ परिवारों पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके मद्देनजर हनुमानगढ़ के दानदाताओं और पुलिस के सहयोग से एक मानवता समूह बनाकर ऐसे परिवारों को 14 दिनों के लिए सूखा राशन वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम या चेहरा नहीं है, सभी ने गुप्त दान किया है और कार्यकर्ता भी नाम या फोटो नहीं है। जरूरतमंद पात्र परिवारों को चिन्हित करने का कार्य पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है। एक सूची बनाकर उनके घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की मदद ली जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और अव्यवस्था नहीं फैले। इसमें अभी तक कुल 7 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जिनका राशन वितरण शुरू किया जा चुका है। वहीं इस कार्य में कोई भी दानदाता सहयोग करना चाहे तो पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकता है। साथ ही ऐसे चिन्हित परिवार जिन्हें राशन की जरूरत है, इसके लिए भी पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क कर मदद मांगी जा सकती है। जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत सोमवार को यातायात पुलिस थाना टाउन के पास जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर परिषद, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में रंगोली बनाई गई। जन जागृति अभियान के तहत रैली निकाली गई तथा मास्क का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल यादव और तहसीलदार हनुमानगढ़ दानाराम मीना थे।
जन अनुशासन पखवाड़े के मद्देनजर ही जन जागरूकता के लिए जो स्काउट्स हैं और नगर परिषद के द्वारा जो रोको टोको अभियान और जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, उसी के मद्देनजर आज टाउन में यातायात थाने से जो है एक रंगोली प्रोग्राम की और पैदल यात्रा की शुरुआत की गई है और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश की जा रही है कि लॉकडाउन में सरकारी एडवाइजरी की पालना करें। आज हमने नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के अंदर यातायात थाने के सामने से आज हमने एक रंगोली बढ़िया जिसके अंदर नो मास्क नो एंट्री और इस तरीके का संदेश दिया लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अंदर स्काउट के लोग और इसके अंदर नगर परिषद के कर्मचारी और बाकी ये अपने थाने के यातायात थाने के लोगों के सहयोग से और हमारे कर्मचारियों के सहयोग से हमने ये रैली निकाली आज। इसमें हम जो कोरोना की जो रेड अलर्ट जो जन अनुशासन पखवाड़ा है उसके अंदर जो कोरोना गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस की पालना करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में नर्सेज दिवस पर एलोपैथी नर्सेज को केंद्र के अनुरूप नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद नाम का तोहफा दिए जाने से जहां एक और एलोपैथी नर्सेज में उत्साह की लहर दौड़ गई, वहीं इस फैसले में आयुष नर्सेज को शामिल नहीं करने में उनमें हताशा और आक्रोश का वातावरण माहौल बना हुआ है। इसी के विरोध के चलते आयुष नर्सेज ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर कार्य कर विरोध प्रकट किया। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज समिति के रणवीर ने बताया कि वर्तमान वैश्विक आपदा के दौर में प्रदेश के आयुष नर्सेज से कोविड सेंटरों पर अग्रिम पंक्ति में कोविड वॉरियर के रूप में सेवाएं लेने के बावजूद दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण काल में आयुष नर्सेज की समस्त सेवाएं एलोपैथी विभाग की सुपुर्द कर उन्हें एलोपैथी चिकित्सा विभाग के दिशा निर्देशन में तमाम तरह की सेवाएं एलोपैथिक कार्मिकों के समान ही ली जा रही हैं। प्रदेश के आयुष नर्सेज पिछले 2 वर्षों से केंद्र के अनुरूप पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर आंदोलित है, मगर ऐसे वक्त में सरकार द्वारा केवल एलोपैथी नर्सेज का पदनाम परिवर्तित कर आयुष नर्सेज को वंचित रखने से आक्रोशित नर्सेज ने यह निर्णय लिया है। इस वैश्विक पेंडेमिक डिजीज के दौर में आयुष नर्सेज है उसको एलोपैथिक नर्सेज के समान जो नर्सिंग ऑफिसर है वो दर्जा न देकर के दोयम दर्जे का व्यवहार राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये एक तरह से दोयम दर्जा आयुष नर्सेज के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी फ्रंट लाइनर वॉरियर के रूप में ये कोविड सेंटरों में यहाँ तक कि जो टोल नाके बने हुए हैं वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा अभी जो 12 मई को एलोपैथिक नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम परिवर्तित कर दिया है। हम भी इसी के मांग के उद्देश्य से आज 17 मई से लगातार इसका प्रदर्शन काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये जब तक अपने राज्य सरकार इस पर अमल नहीं करती है तब तक ये जारी रहेगा। रेलवे फाटक संख्या 176 से श्रीगंगानगर रोड पर गड्ढे को हाउसिंग बोर्ड रोड के लेवल पर तक उठाया जाए, इस आशय की मांग का पत्र हनुमानगढ़ विकास मंच ने पीडब्ल्यूडी के एससी को भेजा है। पत्र में बताया कि श्रीगंगानगर रोड पर सड़क का निर्माण हो रहा है, ऐसे में हनुमान मंदिर के पास एक गहरा गड्ढा बना हुआ है। इसके लिए विकास समिति ने ठेकेदार को भी अवगत करवा दिया। हैरानी की बात यह है कि समस्या 3 साल से बनी हुई है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे पूरा इंडस्ट्रीज एरिया प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष जयपाल जैन ने समस्या का तुरंत समाधान करवाने की मांग उठाई है। गंगानगर रोड पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है तो उसके अंदर जो हनुमान मंदिर के पास रेलवे फाटक के बिल्कुल समीप एक बहुत गहरा खड्डा है। हमने औद्योगिक सलाहकार समिति के अंदर भी 4 साल से इसके मुद्दे को उठाते रहे कि इसको रेज करके इसकी ऐसी व्यवस्था करी जाए कि इसका पानी जो साइडों से आ जाता है वो नाले के अंदर चला जाए, पास में ही नाला है। अब ये सड़क का नया निर्माण हो रहा है और खड्डे की स्थिति आज भी अगर वैसे रहेगी तो इसको कौन कराएगा? 6 महीने बाद सड़क टूट जाएगी।
ठेकेदार कहते हैं भी हमारा सड़क का 3 साल की गारंटी पेनल्टी है। क्या सड़कें गारंटी पेनल्टी के आधार पर बनती हैं? और 6 महीने बाद कोई गारंटी पेनल्टी नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देता, जिसकी वजह से जनता फिर परेशान हो जाती है। हमारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया इस वर्क में बहुत सफर होता है, हमारी गाड़ियां फंस जाती हैं। प्रॉब्लम ये 4 साल से जब हल होने लगी, तो आज अगर उसका समाधान सही ढंग से नहीं निकालते तो ये समस्या वह जैसे के तस रहेगी। और इसका समाधान अभी तुरंत अधिकारियों को अभी स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने एसपी साहब को भी एक पत्र भेजा है, जिसके अंदर ये हमने मानगढ़ विकास मंच की तरफ से ये मुद्दा उठाया था कि ये इसका समाधान तुरंत निकाला जाए। अगर सड़क का निर्माण हो जाता है तो इसका बाद में कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए अभी ये निर्माण कार्य चल रहा है और इसकी व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ कोई अधिकारी नहीं है जिसको हम अपना रोना रो सके। तो मैं तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से इसका समाधान तुरंत निकाला जाए, ताकि ये समस्या हमारी खत्म हो। सालों से चली आ रही समस्या का समाधान आज ही निकले तो ही बात बनेगी। कोरोना काल में जो लोग रोगियों और उनके परिजनों की सेवा कर रहे हैं, अब उनकी भी सेवा करने के लिए जनहित कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आया है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि जो लोग कोरोना काल में सेवा कर रहे हैं, उनके लिए चाय की व्यवस्था जन सहयोग से शिवरतन खड़कावत, पेस्टिसाइड एसोसिएशन, अन्य लोगों ने सहयोग की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जो लोग कोरोना काल में सेवाएं कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी भी सेवाएं की जाए। हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है जनहित कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। उसकी तरफ से लोगों के सहयोग से हम जो कोरोना के अंदर जो लोग सेवा दे रहे हैं उनके लिए चाय की जो व्यवस्था है वो जन सहयोग से, जिसमें हमें हमारे शिवरतन जी खड़कावत जंक्शन से और हमारी बीज और पेस्टिसाइड एसोसिएशन की तरफ से, वह हमारे बिमलदास जी गुप्ता परिवार से, वह अन्य लोगों ने सहयोग जो हमें मिल रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी सेवाएं कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जब इतनी मेहनत कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मेरा सभी लोगों से, इस आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है कि इस योगदान इस आपातकाल में हम लोगों की सहायता करें, हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि हर आदमी इसमें सहयोग दे, जिससे ये जो कार्य है अपने। टाउन पुलिस ने 95 किलो डोडा पोस्ट सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों से एक कार भी बरामद कर ली गई है। इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। इस बात पूछताछ कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। पुलिस थाना मानगढ़ टाउन द्वारा 95 किलो डोडा पोस्ट बरामदगी की गई है। जिसमें एक कार जब्त की गई है और एक घर से डोडा पोस्ट बरामद किया है। 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, जिसका प्रकरण है जो दर्ज होकर अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो अभी मुलजिमान से पूछताछ करके न्यायालय में पेश किया जाएगा, उनका पीसी रिमांड लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये इनका मुख्य कौन है, कहाँ से ये माल ला रहे हैं, कहाँ आगे देने का इनका विचार था, कब से ये काम कर रहे हैं और ये गाड़ी किसकी है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। वार्ड 54 में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सोमवार को यूपीएल मशीनों द्वारा डोर टू डोर सैनिटाइजर करवाया गया। पार्षद सुनील अमलानी ने बताया कि इसके लिए सभापति का वार्डवासियों आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने वार्डवासियों से अपील की कि बिना कारण घर से बाहर नहीं निकले और मास्क का उपयोग करें।
मानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 54 में 2 यूपीएल मशीनों के द्वारा सैनिटाइजर डोर टू डोर करवाया गया। नगर परिषद और सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उनसे समझाइश की गई कि घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाकर रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। कोरोना महामारी में जिला प्रशासन का सहयोग करने के लिए जिले भर से भामाशाह समाजसेवी और दानदाता आगे आ रहे हैं। सोमवार को संघ किसान मोर्चा, टोलनाका संगरिया तथा महात्मा गांधी जिला अस्पताल में करीब 1 लाख रुपए की लागत के ऑक्सीजन रेगुलेटर पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी के सुपुर्द किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा की सदस्य राय साहब चौहान ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन रेगुलेटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके चलते किसानों ने आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन रेगुलेटर की व्यवस्था करते हुए जिला अस्पताल को सुपुर्द किया। उन्होंने बताया कि अगर भविष्य में भी जिला अस्पताल या प्रशासन को इस महामारी से लड़ने के लिए किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी तो संयुक्त किसान मोर्चा सर्वप्रथम पंक्ति में अपना सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अपनी जगह है, परंतु आमजन का सहयोग और सुरक्षा करना हमारी भी जिम्मेवारी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा टोलनाका संगरिया की तरफ से जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में ऑक्सीजन रेगुलेटर जिनकी सख्त ज़रूरत पीएमओ साहब ने बताई थी, वो हमारे किसान समिति की तरफ से, किसान मोर्चा की तरफ से आज 37 रेगुलेटर जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर है, वो आज हमने पीएमओ साहब को सौंपे हैं, जिससे कि ये जो महामारी है इसमें बेड जो बढ़ रहे हैं उनमें वो ऑक्सीजन रेगुलेटर काम आ जाए। मैं राय साहब 4 मलड़ से टोलनाका नगराना को जो समिति है उसको हम चला रहे हैं। वहाँ पे लगातार 200 दिन से वहाँ लंगर सेवा भी चल रही है और ये जो सेवा की है ये वहीं हम सब साथियों ने मिलकर संगरिया ने हम लोगों को संगरिया टोलनाका की तरफ से हम लोगों को इन्होंने ये ऑक्सीजन रेगुलेटर्स विद ह्यूमिडिफायर दिए हैं, 10 दिए हैं। इन्होंने 37 का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी इनको 10 ही उपलब्ध हुए हैं। ये रोगियों के लिए बहुत लाभकारी हैं ताकि हम अलग अलग सिलेंडर पे ये लगा सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।